नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका द न्यूज लॉन्चर के इस यूट्यूब मंच पर। दोस्तों, ओवर कॉन्फिडेंस, अति आत्मविश्वास, ये बेहद खतरनाक चीज होती है। और आखिर चुनावी साल में, चुनावी बेला में ओवर कॉन्फिडेंस का शिकार कौन है? बात दिल्ली की नहीं कर रहे। 2025 में 2 ही चुनाव अभी तक हैं। समय से पूर्व हो गए किसी राज्य में तो तीसरा हो सकता है, लेकिन फिलहाल कैलेंडर के हिसाब से 2 चुनाव है। और दिल्ली के अलावा जो दूसरा राज्य जहां चुनाव है वो है बिहार। और बिहार के बारे में क्या जनता दल यूनाइटेड ओवर कॉन्फिडेंट है? क्या तेजस्वी यादव ओवर कॉन्फिडेंट है? और ओवर कॉन्फिडेंट होने के चक्कर में इस अति आत्मविश्वास में कोई बड़ा खेला तो नहीं हो जाएगा? बिहार भारतीय जनता पार्टी के हवाले तो नहीं हो जाएगा? हालात कमोबेश इसी दिशा में इशारा कर रहे हैं। और इस दिशा में इशारा इसलिए कर रहे हैं कि आज अभी मैंने देखा एक टेलीविजन चैनल पर हल्ला नाम के कार्यक्रम में हल्ला कर रहे थे तमाम प्रवक्ता, और हल्ला गुल्ला कुल्ला सब हो रहा था उसमें। और हल्ला गुल्ला कुल्ला के बीच जदयू के प्रवक्ता कह रहे थे कि एनडीए गठबंधन के दायरे में 220 सीटें हम जीतेंगे। अरे जनाब, 220 आपकी पार्टी जीतेगी तो इसका आपका गठबंधन जीतेगा तो इसका सीधा मतलब है कि आपकी पार्टी के बिना भी 122 का आंकड़ा छू लिया। 243 की असेंबली में 122 ही बहुमत का आंकड़ा होता है। फिर आपकी पार्टी को कौन पूछने जा रहा है? जब आपके बिना 220 की संख्या आ रही है तो आपके बिना 122 ऐसे ही आ रहा है। फिर आपके सिंधेकरण को भला कौन रोक सकता है? इस तरह का ओवर कॉन्फिडेंट कैसे दिखाई दे रहा है? और दूसरी तरफ आरजेडी की बात करें तो तेजस्वी यादव ये कह रहे हैं कि चाचा को साथ लेने और उनके साथ होने का मतलब है कुल्हाड़ी पर पैर रखना। अब सवाल ये उठता है कि चाचा के बिना लोकसभा चुनाव में उनका प्रदर्शन सबने देखा। 35 सीटों पर ही राजद को बढ़त मिली। 80 विधायक उनके हैं, 75 विधानसभा में जीते थे। तो चाचा की स्थिति 2014 के लोकसभा चुनाव में और भतीजे की स्थिति 2010 से लेकर अब तक बिना चिराग मॉडल के हुए सभी चुनावों में यदि देखकर चली जाए तो साफ जाहिर होता है कि भारतीय जनता पार्टी को रोकने के मिशन में इन दोनों को कामयाबी तभी मिलती है जब दोनों का ईगो डाउन होता है, जब दोनों ओवर कॉन्फिडेंस में ना होकर धरती की, चुनावी जमीन की वास्तविकता को समझते हैं, मंडल पॉलिटिक्स की साझा विरासत को समझते हैं। लेकिन आज विरासत कौन समझ रहा है, ओवर कॉन्फिडेंट कौन है? और 2020 वाली स्थिति में 2025 में आकर तो चुनाव नहीं खड़ा हो गया है। जो लड़के लड़कियां कंपटीशन की तैयारी करते हैं, स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन या फिर यूपीएससी की तैयारी करते हैं, उनके अंदर भी ओवर कॉन्फिडेंस होता है। कौन सा? अरे पिछली बार तो इंटरव्यू दिया था, इस बार तो क्रैक कर ही जाएंगे। अरे पिछली बार तो मेंस तक में पहुंच गए थे, 5-10 नंबर से छूट गया था, अगली बार तो इंटरव्यू क्रैक कर जाएंगे। क्या इसी ओवर कॉन्फिडेंस का शिकार तेजस्वी यादव है? तेजस्वी यादव की पार्टी 75 विधानसभा सीटें जीती थी और उनका गठबंधन 114 विधानसभा सीटें जीतकर बहुमत के आंकड़े से केवल 8 सीट पीछे रह गया था। लेकिन उन सीटों में चिराग मॉडल की एक बड़ी भूमिका थी। चिराग मॉडल ने बिहार में जो माहौल बनाया, उस माहौल की टीस इतनी बड़ी है कि कल आपने दही चूड़ा भोज में देखा कि चिराग पासवान की पार्टी का निमंत्रण नीतीश कुमार ने स्वीकार तो किया, लेकिन नहले पर दहला दे दिया। चिराग पासवान के पहुंचने के पहले आए खाना पूरी करके कि मैं आया तो था, जैसे इस गठबंधन में आया था वैसे ही आया तो था, लेकिन उसके बाद चिराग से कोई राबता नहीं, सीधा निकल गए, उनके पहुंचने के पहले निकल गए। तो उस टीस जो नीतीश कुमार को अब तक है, राष्ट्रीय जनता दल को उस टीस के सहारे जो ओवर कॉन्फिडेंस मिला, क्या वो ओवर कॉन्फिडेंस इस बार मुगालते में बदल जाएगा? और बात नीतीश कुमार की पार्टी की करें तो वो पार्टी तो पहले से ही ओवर कॉन्फिडेंस में रहती है। 2014 का लोकसभा चुनाव देखिए, भारतीय जनता पार्टी का दामन छोड़ा, सैद्धांतिक आधार पर नरेंद्र मोदी का नेतृत्व स्वीकार नहीं, प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार के तौर पर नरेंद्र मोदी स्वीकार नहीं, और नीतीश कुमार का सदन के अंदर दिया गया वो बयान कि संदेशा तो बहुत आया हमें बार बार अमीर का, मगर हो न सका हमसे सौदा जमीर का। लेकिन जमीर का सौदा नीतीश कुमार ने किया या सियासत की वास्तविकता को समझा? 17 में और 2000
24 की जनवरी में 2 बार नरेंद्र मोदी के बगलगीर बनने के लिए खड़े हो गए। मर जाना कबूल है लेकिन उनके साथ जाना कबूल नहीं है। अपने इस बयान को गलत साबित करते हुए नीतीश कुमार ने बीजेपी का दामन थाम लिया, लेकिन 14 में ओवर कॉन्फिडेंस ने उन्हें 2 सीटों पर लापटका था। राजद को 2010 में ओवर कॉन्फिडेंस ने 22 विधानसभा सीटों पर लापटका था और 2015 में जब दोनों साथ आए तो भारतीय जनता पार्टी को लगभग 50 सीटों पर ही विधानसभा में लाकर पटक दिया था। यानी 20% के आंकड़े के आसपास बीजेपी रुक गई थी सीटों के मामले में। अब सवाल उठता है कि क्या जनता दल यूनाइटेड में जो फ्रेंड्स ऑफ बीजेपी हैं, क्या वो इस कदर हावी हो गए हैं जो जनता दल यूनाइटेड को खत्म ही कर देना चाहते हैं? और राष्ट्रीय जनता दल के अंदर जो तेजस्वी यादव के इर्द गिर्द जो कोठरी बनी हुई बताई जाती है, क्या उस कोठरी ने राष्ट्रीय जनता दल को अभी 5 साल और विपक्ष में रखने की भूमिका तैयार करने के लिए मानसिक तौर पर तैयार कर लिया है? बिहार की जमीनी हालात और बिहार के सियासत की वास्तविकता में को अगर बहुत सच्चाई के साथ साफ साफ कहा जाए तो बिहार में सभी पार्टियों का अपना एक आधार वोट है। राजद का एक कमोबेश अस्थाई वोट बैंक है, परमानेंट स्ट्रक्चर है। भारतीय जनता पार्टी का परमानेंट तो नहीं, फ्लोटिंग वोटर को ही आधार वोटर बनाने की एक प्रक्रिया के तहत बीजेपी सरवाइव कर रही है। और जनता दल यूनाइटेड का जो आधार वोटर है वो जब तक नीतीश कुमार के पास मुख्यमंत्री की कुर्सी है तब तक वो इधर उधर देखता नहीं है। छोटा ही सही, लेकिन जिस बोतल में वो ढक्कन लग जाए वही बोतल सील पैक हो सकता है और सील पैक होकर सत्ता की देहरी तक पहुंच सकता है। इतनी भरकुवत उस वोटर में जरूर है। तो जब इस वोटर की जरूरत सबको है, सियासत इतनी ज्यादा अस्थाई व्यवस्था को अस्थाई बनाने की तरफ जो तीसरी पार्टी को बीच से खत्म करने की कोशिशों में बीजेपी की तरफ झुकने की संभावना दिख रही है। सवाल यह है कि राजद क्या कर रहा है? तेज प्रताप यादव कभी निमंत्रण देते हैं तो कभी दरवाजा बंद करते हैं। मीसा भारती और रोहिणी आचार्य को कोई आपत्ति नहीं है नीतीश कुमार के आने पर। लालू यादव तो खुला निमंत्रण ही दे देते हैं। लेकिन तेजस्वी यादव क्या हो रहा है? और नीतीश कुमार जो बार बार कहते हैं ये उनका ओवर कॉन्फिडेंस उनका सिंधेकरण तो नहीं करा देगा। क्या कहते हैं नीतीश कुमार? अरे 2005 के पहले कुछ था जी, कुछ किया था वो सब। इस तरह की भाषा जो नीतीश कुमार बोलते हैं, उसके बाद अब यह जानना जरूरी हो जाता है कि बिहार की राजनीति में क्या पर्दे के पीछे कोई कंप्रोमाइज हो चली है, जिस कंप्रोमाइज ने नीतीश कुमार को भी विवश कर दिया है और तेजस्वी यादव को भी विवश कर दिया है। और क्या इन परिस्थितियों से लालू यादव ही इकलौते सेकुलर कैंप के नेता हैं जो चिंतित नजर आ रहे हैं? कई सारी परिस्थितियां हैं जो एक एक कर उम्मीद है कि अगले 72-80 घंटों में 18 तारीख तक डिकोड होकर सबके सामने आ जाएगी कि आखिर ग्लिच कहां है, आखिर इलेक्ट्रिकल्स की भाषा में कहें तो कहां फ्यूज जोड़ने की जरूरत है और कहां से बिजली, कहां से कनेक्शन ट्रिप कर जा रहा है। तो फ्यूज जोड़ना, फ्यूज उड़ना और कनेक्शन ट्रिप करना, इन सब के बीच कहीं ऐसा ना हो कि कर्नाटक की तरह बिहार में जनता दल परिवार का बोरिया बिस्तर ही न उठ जाए। कर्नाटक में कैसे उठा? लोक जनशक्ति की लोक शक्ति रामकृष्ण हेगड़े की पार्टी और दूसरी तरफ देवेगौड़ा परिवार जनता दल और समाजवादी धारा को ले डूबा। एक भाजपा के साथ चले गए और एक देर सवेर भाजपा के साथ चले गए। उत्तर प्रदेश में किसी तरह से मुलायम सिंह यादव ने कमान संभालकर और बाद में अखिलेश यादव ने उस धारा को बचाए रखा। हरियाणा में क्या हुआ? देवीलाल परिवार, चौटाला परिवार कहें तो बिखर करके जनता परिवार का स्वरूप ही वहां पर एकदम से अप्रासंगिक होने के करीब पहुंच गया। बचा सिर्फ बिहार। उड़ीसा में क्या हुआ? जनता दल, बीजू जनता दल की शक्ल में अपने अस्तित्व को 23-24 साल तक बचाए रखा। लेकिन बड़ी भूमिका के अभाव में उड़ीसा के वोटर भी अंततः नवीन पटनायक को येन केन प्रकारेण उनसे मुक्ति पाने के चक्कर में जनता परिवार के स्वरूप को विसर्जित करा बैठे। तो क्या बिहार को जेडीयू और आरजेडी दोनों अपने अति आत्मविश्वास में वहीं लेकर जा रहे हैं जहां दोनों में से कोई जाना नहीं चाहता? देखते जाइए होता क्या है। लेकिन फिलहाल की परिस्थितियां तो यही बयां कर रही है कि अति आत्मविश्वास बिहार में भारतीय जनता पार्टी के दरवाजे खोलता हुआ दिखाई दे रहा है। आज के लिए इतना ही। नमस्कार।